हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आपकी सीजीएल की प्रैक्टिस कैसी चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना। और आपको ऑलरेडी पता है अब तो 1 वीक रह गया और ऑलमोस्ट हमारे सीजीएल के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, टीयर 1 येट अगेन। तो उसी सीरीज़ को अब हम लास्ट वीक हमने क्या किया था, प्रीवियस ईयर पेपर्स किए थे, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मेरे पास क्या है, ये ना सीजीएल दिस ईयर जो सीजीएल टीयर 1 में सबसे पहली शिफ्ट का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ना, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था उसी को हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि इंग्लिश कैसी थी, वकाब कैसा आ रखा था, वो सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सबसे पहला पेपर ही था, फर्स्ट शिफ्ट था और फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट थी। तो देखते हैं एसएससी ने क्या प्लान किया था इसके लिए, कितना टफ रखा था या कितना ईजी। तो इस सेशन में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, हम एक एम लेके चल रहे हैं कि हमें अपना इंग्लिश का पेपर, जो इंग्लिश का पोर्शन है, उसको 5 to 8 मिनट्स में कम्प्लीटली निपटा देना है और कलेक्टिवली 15 मिनट्स में हमें जीएस और अपनी इंग्लिश ये दोनों को कम्प्लीटली निपटा देना है। क्योंकि ये कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें हमें अर्ली आंसर्स मिल जाएंगे जो सबसे ईजी, और हमें मैक्सिमम जो हमारा 45 मिनट्स रहेंगे वो किसको दे देंगे, वो हमें मैथ्स और रीजनिंग को दे देंगे। राइट। सो इसी पैटर्न को फॉलोअप करते हुए ट्राई करिए, आप मेरे साथ साथ आंसर करें और ट्राई करिए जितना हो सके जल्दी, उतना जल्दी आंसर करिए। ठीक है। तो क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट आप ट्राई करिए कि आप विद इन 10 to 15 सेकेंड्स हर एक क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर वो फ्लैश होता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी रहेगा। एज यू गाइस ऑलरेडी नो, आई एम विकास लाइव विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। एंड इन द मीन टाइम अगर आपको अपनी नॉलेज चेक करनी है, आपको और क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है, तो वो टेलीग्राम का ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा टेलीग्राम के ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे वेरियस क्विजेज होते रहते हैं, आप अपनी नॉलेज चेक कर सकते हो, साथ में वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या पूछा गया। तो एसएससी ने इस शिफ्ट की स्टार्टिंग की एक बहुत अच्छी ईडीएम देके। देखिए ईडीएम बहुत ही अच्छी है और इतनी टिपिकल भी नहीं है। इफ आपको इसका मीनिंग नहीं पता तब भी कोई इशू नहीं है, आप ऑप्शंस की हेल्प से इसको क्लियरली कर सकते हो। तो देखिए आपके पास जो ईडीएम है वो है बी हार्ड अप, मतलब स्ट्रांग रहो, है ना। एक सेंस में हार्ड अप का मतलब क्या है, डिफिकल्टी लगा लो या स्ट्रांग रहना लगा लो। पर यहाँ पे बोला जा रहा है बी हार्ड अप, मतलब एक सेंस में स्ट्रांग होना या स्टिफ होना। तो देखिए क्या होगा, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, क्या सुबह जल्दी उठना, हैव वेरी लिटिल मनी, अनेबल टू कैलकुलेट, या हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स। जल्दी से इसका आंसर सोचिए क्या होगा। तो देखिए बी हार्ड अप, अब इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास ना मनी बहुत कम है, टफ सिचुएशन में हो, मनी बहुत कम है, वो बी हार्ड अप मतलब हार्ड अप सिचुएशन है। जिसका करेक्ट आंसर तो बनेगा सेकंड ऑप्शन। ओके। अब सपोज करो इसको अगर मैं ऑप्शंस के थ्रू करना चाहता तो मैं क्या करता, फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वेक अप अर्ली, नहीं, कोई सेंस ही नहीं है। अनेबल टू कैलकुलेट, बिल्कुल नहीं। हैव डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स, स्टेयर्स को क्लाइंब करने में भी दिक्कत, क्या वो बी हार्ड अप है, नहीं। ऑब्वियसली सबसे अजीब जो ऑप्शन, बाकी के तीनों तो बेकार थे, जो मुझे रीजनेबल ऑप्शन लग रहा था वो मनी से रिलेट ही कर रहा था और मेरा जो आंसर होता वो यही था, और एक्चुअली इसका मीनिंग भी यही था। राइट। आई होप आपको ये आंसर मिल चुका था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। इसमें क्या है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सॉरी 3 पार्ट्स, और एक आपके पास नो एरर। अगर इसमें क्या बोला है कि इसमें से किसी एक पार्ट में एरर है, आपको फाइंड आउट करना है वो एरर क्या है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, नो एरर। तो देखिए सेंटेंस क्या है, इट वॉज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट। तो बताइए मिस्टेक किस में है, इट वॉज मतलब इस पार्ट में, द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म इसमें, या एंड वी एंजॉयड इट इसमें। ये आपको लगता है इसमें कोई एरर नहीं है, जल्दी से देखिए और बताइए मुझे क्या होगा। आई होप आप ना आंसर गेस कर चुके हैं, मुझे चैट में बता रहे हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, मिस्टेक तो है इसकी इस पार्ट में, द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। अब रीज़न क्या है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है फिल्म की, और अकेली वो फिल्म नहीं है, उससे जैसी और भी बहुत सारी फिल्म्स हो सकती हैं जो काफ़ी अच्छी डायरेक्टेड होंगी, है ना। वेल डायरेक्टेड फिल्म है, फिल्म कैसी है, वेल डायरेक्टेड, क्वालिटी है उसकी बहुत अच्छे से डायरेक्ट हुई है, और कितना अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ये आपका एक एडजेक्टिव था, ये आपका एक एडवर्ब था। ये दोनों, एडवर्ब तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था और जो एडजेक्टिव था वो किसको दिखा रहा था, वो फिल्म की क्वालिटी बता रहा था। अब क्योंकि वो फिल्म सिंगुलर है, उसके जैसी और भी फिल्म्स हो सकती हैं जो बहुत अच्छे से डायरेक्टेड हो और उनको आपने एंजॉय किया हो, तो इसीलिए इसके लिए जो हम ये डेफिनेट आर्टिकल द चूज कर रहे हैं ना, ये इररेलेवेंट है। आर्टिकल जो चूज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्योंकि उसके जैसी और भी बहुत सारी फिल्म्स हो सकती हैं और बिसाइड हमें फिल्म के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, वो इन्फो नहीं है उसकी, तो हम द की यूज़ करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल तो तब आता है जब हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होती, बट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही पता नहीं है, तो द लगाने का कोई केस ही नहीं है, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर अ। तो मिस्टेक कौन से पार्ट में थी,
थर्ड। आई होप आप इसका आंसर गेस कर पाए थे, बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए आगे देखिए हमारे पास थर्ड में क्या अवेलेबल है। तो अगेन सेम वही था, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। इसके अंदर भी आपको वही पार्ट निकालना है जिसमें आपको लगता है कि ग्रामेटिकल एरर है उसके अंदर। तो देखिए सेंटेंस क्या है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन ए टॉय। मतलब हर एक क्यूरियस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो काफ़ी इंटरेस्ट रखता है, जो काफ़ी नई नई चीज़ों को सीखना चाहता है, वो क्या करता है, हमेशा अपने टॉय को रिप ओपन कर देता है, मतलब उसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके उसको एग्जामिन करना स्टार्ट कर देता है। अर्ली एज में हम भी तो ये करते हैं, जब कोई नया खिलौना आता है हम काफ़ी इंट्रीग हो जाते हैं उससे, मतलब उससे काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाते हैं, उसको जानना चाहते हैं कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, कभी कभी उसको खोल ही देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे आप बताइए मिस्टेक किस में है, एवरी क्यूरियस चाइल्ड में, वांट टू में, या रिप ओपन अ टॉय में, बताइए किस में मिस्टेक है। तो देखिए अब क्या है, सबसे पहले ये तो आपको सब पता ही होगा, ऑब्वियस है ये, आपके सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है एवरी से। जो एवरी है ना, ये क्या होता है, ये सिंगुलर सेंस कैरी करता है ना। एवरी में सिंगुलर सेंस होती है। और वैसे भी आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, चाइल्ड की, एक सिंगल चाइल्ड की, है ना। हर एक बच्चा चाहता है कि वो, अब देखो ईच और एवरी में डिफरेंस क्या होता है। देखो जब आप एक कलेक्टिव सेंस में बात कर रहे हो, रैंडम स्टूडेंट मतलब रैंडम चिल्ड्रन की, मतलब हर एक बच्चे की बात कर रहे हो जनरल सेंस में, तो वहां पे क्या आएगा, एवरी। अब सपोज करो मैंने आपको एक और सेंटेंस दिया, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ टॉय। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, हर एक बच्चे को क्या मिला था, एक टॉय, मतलब हर एक को टॉय मिला था। जनरल सेंस में बच्चों को टॉय ओपन करना पसंद है, तो वो एवरी का केस है। समझ गए, तो पहले तो ये डिफरेंस क्लियर कर लो ईच और एवरी का। ईच में जब आप पर्टिकुलरली एक एक की बात करोगे, जनरल सेंस में जब नॉर्मली आप सभी की बात करोगे, तो वहां पे क्या लगाओगे, एवरी। तो वो तो केस था आपके पास ये। अब यहाँ पे बात आई मिस्टेक फाइंड आउट करने की, तो आपको आई होप मिस्टेक तो दिख ही चुकी थी। मिस्टेक क्या थी, यहाँ पर ध्यान से देखो, वांट है ना, वांट तो तब आता है ना जब सब्जेक्ट प्लूरल होता, बट सब्जेक्ट तो सिंगुलर है। तो यहाँ पर वांट नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, वांट्स। तो मिस्टेक किस में है, सेकंड पार्ट में। तो करेक्शन क्या हो जाएगी, वांट्स टू। आई होप आपको ये बात क्लियर थी और आपको इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए आगे देखें हमारे पास फोर्थ में क्या अवेलेबल है। तो अगेन आपके पास ये सिनोनिम गिवन है, इसके अंदर क्या पूछा गया, आपको बताना है कि एवर्ट का सिनोनिम क्या। बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसको हमने जब हम सिनोनिम कर रहे थे, एंटोनिम सिनोनिम्स का सेशन भी रख रहे थे, तब भी हमने एवर्ट को किया था। तो बताइए एवर्ट का क्या मीनिंग होगा, क्या होगा, फेस या परमिट या कन्फ्रंट या प्रिवेंट, बताइए क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसके लिए जो इसका नाउन होता है वो होता है अवर्जन। एवर्जन क्या होता है, खुद को किसी चीज से दूर रखना, मतलब किसी चीज को अवॉइड करना, ठीक है। अवर्जन बैड कंपनी से भी हो सकता है, अवर्जन जैसे ही अवॉइडेड हिमसेल्फ फ्रॉम एल्कोहल, मतलब उसने खुद को एल्कोहल से दूर रखा हुआ था। तो खुद को दूर रखना है ना, मतलब वो क्या कर रहा था, खुद को प्रिवेंट कर रहा था ना एल्कोहल पीने से, है ना। समझ गए ना मीनिंग। देखो फेस का मतलब तो सामने आना, परमिट का मतलब अलाउ करना, कन्फ्रंट का मतलब भी फेस वाली सेंस में ही है, आमने सामने आना किसी के, है ना, फेस करना किसी को। बट एवर्ट का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रिवेंट। और करेक्ट आंसर भी क्या था, प्रिवेंट। बहुत सिंपल सा था, है ना। ये तो रिपीटेड था, आपको पता ही है, देखो कितना इजीली हमने गेस कर दिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे देखिए फिफ्थ में क्या अवेलेबल है हमारे लिए। तो फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि आपको इसकी डायरेक्ट स्पीच बतानी है, क्या होगी। क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड बुक द फ्लाइट टिकट्स। उसने मुझसे पूछा कि कब मैंने फ्लाइट टिकट्स बुक की थी। तो आप बताइए इसके लिए क्या होगा, सोचिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये देखना है क्या, कि ना यहाँ पर व्हेन है ना। तो याद रखिए क्या होता है जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो ना, इसमें थ्री केसेस बनते हैं। एक तो अफर्मेटिव या नेगेटिव टू अफर्मेटिव या नेगेटिव वो सेंटेंस, एक इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसके बाद इंपैरेटिव टू अफर्मेटिव होता है, और फिर एक्सक्लामेटरी टू अफर्मेटिव होता है ना। अब क्या रहता है देखो,
इंटरोगेटिव में ना टू केसेस बनते हैं। इसमें हम जनरली क्या कहते हैं, एक ऐसा सेंटेंस जो येस और नो की फॉर्म में आंसर देगा, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर येस या नो में होगा। अब आपको ये ऑलरेडी पता है कि वो सिर्फ किससे बिगिन करेगा, हेल्पिंग वर्ब से। एग्जाम्पल के लिए, डू यू नो मी, इसका आंसर येस या नो में आएगा ना। ऐसे ही एक का जो आंसर रहता है ना, वो एक फुल लाइनर आंसर होता है। मतलब वो फुल लाइनर भी हो सकता है, या कहने का मतलब ये है कि वो येस या नो के अलावा किसी और में हो सकता है। तो बेसिकली वहां पे क्या आता है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जब हमें येस या नो में आंसर मिलता है ना, तो हम दैट की प्लेस पर, मतलब इन्वर्टेड कॉमर्स की प्लेस पर पहले तो हम दैट लगाते हैं, पर इंटरोगेटिव के अंदर हम दैट नहीं लगाते। उसकी प्लेस पर क्या लगता है, इफ या वेदर, है ना। पर जब वो फुल लाइनर आंसर होगा ना, वहां पर इफ और वेदर नहीं लगता। वहां पर क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स की प्लेस पर सेम वही डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। समझ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टार्टिंग डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से होनी चाहिए। वो तो सभी में ही है ना। तो अब मुझे क्या करना है, एक और चेंज होता है उसमें। क्या होता है, जब हम डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट में जाते हैं ना, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ऐसा होता है ना सेंटेंस। आपके पास एक डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होगा, एक फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर आपका मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। क्या होता है, जब आप इनडायरेक्ट में जाते हो ना, ये चेंज हो जाता है। मतलब डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड तो वैसे का वैसे ही रहता है, पर हेल्पिंग वर्ब ना सब्जेक्ट के बाद आता है। तो फिर पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अब हमें इसका उल्टा करना है। पर एक चीज़ क्या होती है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है और यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाता है। अब मुझे इसका अपोजिट करना है, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में जाना है। तो जो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए थे वही चेंजेस यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब में जो हमने टेंस चेंज किया था वो भी करना पड़ेगा वापस। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे पहले मुझे करना क्या है, हैड को आई से पहले सब्सिट्यूट करवाना, और उसके बाद आई जाएगा बाद में। ठीक है, इतना समझे। अब उसके बाद मुझे देखना है कि हैड पॉसिबली कैसे कैसे आ सकता है। हैड आ सकता है अगर आपके पास हैव गिवन हो, हैव का पास्ट हैड होता है, या हैज का पास्ट हैड होता है। या अगर आपको ऑलरेडी हैड गिवन है तो हैड का पास्ट भी हैड रहेगा। दैट मीन्स या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या पास्ट परफेक्ट होगा, तो आपको हैड मिलता है और उसके साथ थर्ड फॉर्म। बट एक और केस भी है, अगर आपके पास डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है या बेसिकली सेकेंड फॉर्म है, इन दोनों की प्लेस पर भी हैड वीच भी लगता है। मतलब सिंपल पास्ट की प्लेस पर भी पास्ट परफेक्ट लग जाता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, मुझे कहीं पर हैव तो दिख नहीं रहा। दैट मीन्स ये ना तो प्रेजेंट परफेक्ट का केस है, ना ये पास्ट परफेक्ट है। तो हैड पॉसिबली आया कैसे होगा, डिड प्लस V1 से या V2 से। अब मुझे पता है कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में अगर मुझे सिंपल पास्ट बनाना है, तो उसमें डेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आता है ना। तो अगर मैं सेंटेंस को देखूं तो मैं इसको ऐसा बोलूंगा, डेड, उसके बाद कोई सब्जेक्ट रहा होगा, फिर क्या होगा, बुक, उसके बाद द फ्लाइट टिकट्स, और ये क्वेश्चन मार्क और पूरा रहा होगा इन्वर्टेड कॉमर्स में। पर इससे पहले यहाँ पर क्या होगा, व्हेन भी। तो आज की प्लेस पर तो आ गया ही सेड टू मी, क्योंकि सेड टू का ही आस्क बनता है। ही सेड टू मी व्हेन डेड। अब ये जो आए था ये किसके लिए था, मी के लिए था ना। तो वो मुझसे बात करेगा तो मेरे लिए कौन सा प्रोनाउन चूज करेगा, यू। तो आपको आंसर दिख ही गया। वैसे भी आपको डेड चाहिए था, डेड सिर्फ यहाँ पर है, और करेक्ट आंसर भी क्या बनता है, फर्स्ट ऑप्शन। he said to me when did you book the flight tickets। तो इसकी अगर मैं इनडायरेक्ट करता तो मुझे क्या मिलता, he asked me when I had booked the flight tickets। बहुत सिंपल सा था, है ना। आई होप आपको ये बात क्लियर थी। आपकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच बहुत अच्छे से आपको आती है। अगर नहीं आती तो उसके रूल्स आप देख सकते हैं। तो देखिए आगे आपके पास अब नेक्स्ट में क्या है। हाँ, इससे पहले हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं ना, तो देखो ऑन एन एवरेज हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए था। इस पे 10 to 15 सेकेंड्स सफिशियंट थे, क्योंकि आंसर क्लियरली विजिबल हो रहा था। इसके अंदर ऑब्वियसली आपको दिख ही गया था कि यहाँ पर बात हो रही थी एक रैंडम फिल्म की, वहाँ पर द दे रखा था, तो मिस्टेक किस में थी, द की मिस्टेक थी। इसमें भी 10 to 15 सेकेंड सफिशियंट थे। इसके अंदर एवरी था, सिंगुलर सेंस होनी चाहिए, पर वॉन्ट दे रखा था। तो आपको ये क्लियरली दिख जाता है 10 to 15 यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। आपको ये मिस्टेक सिर्फ 5 मिनट में ही 5 सेकेंड्स में ही दिख जानी चाहिए थी। बहुत ईजी सा था। उसके बाद एवर्ट, एवर्ट एक कॉमन वर्ड है, ये हम यूज़ करते ही हैं। तो इसमें आपने 10 सेकेंड्स अगर इन्वेस्ट किए हैं, ज़्यादा हैं बट कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। तो आपके लिए इसका आंसर विजिबली आपको दिख जाना चाहिए था। रही बात फिफ्थ की, फिफ्थ डायरेक्ट इनडायरेक्ट का केस है। हाँ, इस समय कह सकते हैं आपके 15 से 20 सेकेंड्स इन्वेस्ट होने चाहिए, क्योंकि आप सोचेंगे
पर जैसे जैसे अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की हुई है ना, आप इसको देख के आंसर बता सकते थे कि फर्स्ट है, क्योंकि मैं हैड पर नजर डालता, मुझे हैड से क्लियर हो जाता कि या तो हैड होना चाहिए या हैजअप होना चाहिए या डिड होना चाहिए, क्योंकि हैजअप था नहीं, हैड था नहीं, ऑब्वियसली डिड से बनता, डिड से सिर्फ एक ही सेंटेंस था और वही आंसर होता, आगे सोचने की भी नीड नहीं थी। अंडरस्टूड। चलिए अब 6 में देखें हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, आई गेस यहाँ पर एक अंडरलाइन वर्ड स्किप हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो अंडरलाइन वर्ड है ना वो आर एश्योर्ड है। ओके, इसमें आपको बताना है कि अंडरलाइन वर्ड के लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे कि सेंटेंस एक्यूरेट हो जाए। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिखेंगे। तो देखिए, द अथॉरिटीज आर एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। अब देखिए आर एश्योर्ड की बात आती है, हल्का सा देख लेते हैं, आपको पता चल ही गया होगा। देखिए आर के साथ V3 तब आता है जब वहां पर कौन सी वॉइस चल रही हो, पैसिव। पर क्या अथॉरिटीज को पीपल एडवाइस मतलब एश्योर करवाएंगे या अथॉरिटीज पीपल को एश्योर करवाएंगे, मतलब पुलिस को पीपल बताएंगे क्या कि उनको क्या करना है, या पुलिस पीपल को बताएगी कि वो एक्शन लेने वाले हैं। ऑब्वियसली पुलिस पीपल को बताएगी ना, तो वो तो एक डायरेक्ट एक्शन है। पर यहाँ पे कौन सी सेंस बन रही है, पैसिव सेंस बन रही है, जबकि पैसिव सेंस हो नहीं सकती। दैट मीन्स कोई ना कोई तो सब्स्टिट्यूशन होगी। क्योंकि ये पैसिव सेंस नहीं हो सकती तो हैव बीन एश्योर्ड ये वैसे हट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है। नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो है ही है। अब बात बची थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में। तो ध्यान से देखो, आपके पास अथॉरिटीज है, अथॉरिटीज क्या है, प्लूरल, और हैज तो सिंगुलर के साथ आता है, तो थर्ड भी नहीं आएगा। तो इसकी करेक्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन। और अगर मैं सेंटेंस देखूं तो ये बनेगा, द अथॉरिटीज हैव एश्योर्ड द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। जो अथॉरिटीज है उन्होंने एश्योर कर दिया कि वो इस मैटर में देखेंगे, मतलब वो एक्शन लेंगे। जो भी प्रॉब्लम आ रही है अथॉरिटीज उस प्रॉब्लम के लिए एक्शन जरूर लेंगे। आई होप आपको ये बात क्लियर थी और इसमें कोई डाउट नहीं था, है ना, बहुत सिंपल सा था। चलिए सेवेंथ में देखें हमारे पास क्या है। सेवेंथ में अगेन आपके पास सेंटेंस को डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट्स में। आपको बताना है इसमें किस पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अगर नहीं है तो आप क्या चूज करेंगे, नो एफ। तो देखिए क्या, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैड ऑन द गवर्नमेंट। देखिए क्या कि अगर इकोनॉमी अब फेल होती है तो ये गवर्नमेंट पर बैड लगेगी, इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन गवर्नमेंट। तो बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक है, कहाँ पर मिस्टेक है कि अगर इकोनॉमी अभी भी डाउन जाती है तो गवर्नमेंट पर बैड इफेक्ट पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट इनकेपेबल शो होगी। तो बताइए क्या होगा, क्या वो मिस्टेक इफ द इकोनॉमी फेल्स में है, या दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली में है, या ऑन द गवर्नमेंट में है। तो बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली आपने इफ को देखा होगा, आपके माइंड के अंदर आया होगा कि इफ में तो हम कंडीशनल्स लगाते हैं, और ये उसी में से ये कंडीशनल लग रहा है कि अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट है तो उसकी पेयरिंग आप किसके साथ करते हैं, फ्यूचर के साथ, है ना, सिंपल फ्यूचर के साथ। तो आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी आ गया होगा कि अगर तो ये केस बन रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल फ्यूचर आना चाहिए। फेल्स तो अपनी जगह करेक्ट है, तो मिस्टेक किसमें, इस पार्ट में मिस्टेक है ना। तो इसके लिए करेक्शन क्या होगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, है ना। तो ये आपके पास इसकी करेक्शन थी। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसमें हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो इसमें भी क्या है आपके पास, देखिए अब आप यहाँ तक गेस कर ही चुके होंगे कि 10 क्वेश्चंस के अंदर ही, मतलब ऑलमोस्ट 10 के अंदर हमारे पास 3 तो ऐसे आया जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालनी है। तो देखिए ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन आई एंटर्ड द हॉल, कि कोई भी प्रेजेंट नहीं था जब मैंने हॉल में एंटर किया। तो मिस्टेक आपको दिख ही चुकी होगी। इससे सिमिलर हमने एक एवरी वाला केस भी किया था, और आपको पता है कि जब नो वन का केस आता है तो वहां पर कैसी सेंस होती है, सिंगुलर सेंस। ऑलरेडी आपको डाउट दिखी, मतलब मिस्टेक दिखी गई होगी, वो ये वर्क की मिस्टेक है। यहाँ पर क्या आना चाहिए, वॉज। और इजी था, ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि नो वन में कैसी सेंस आती है, सिंगुलर सेंस कैरी करता है ये। तो चलिए आगे चले। 9th, अब आपको बताना है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, उसको क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, बहुत इजी सा, आपको पता ही होगा इसका मीनिंग। जियोग्राफी नहीं, टोपोग्राफी नहीं, जियोलॉजी नहीं, क्रिएट आंसर क्या था इसका, सिस्मोलॉजी, बहुत इजी सा था, है ना। जियोग्राफी ये तो एक ब्रांच है, स्टडी करते हैं हम इसमें, है ना।
जिसमें हम फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं। जियोलॉजी अर्थ की स्टडी होती है। टॉपोग्राफी एक एरिया का जो एरिया का एरिया की स्टडी होती है। टॉपोग्राफी वो कैसा है एरिया, मतलब उसमें क्या प्लेन है या कैसा है, वो टॉपोग्राफी का पार्ट है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या है, सिज्मोलॉजी। इसी से रिलेटेड एक वर्ड आता है सिज्मोग्राफ, है ना, जो इंटेंसिटी को मेजर करता है सिज्मोग्राफ है। सिज्मोलॉजी अर्थक्वेक की स्टडी है ना। चलिए आगे देखिए, बहुत सिंपल सा था। हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, 10th क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें आपको ब्लैंक को फिल करना बहुत इजीली है। देखिए क्या है, द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहांस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स डैश सस्टेन्ड ग्रोथ टुवर्ड्स टू अचीव, अचीव, अचीव्ड या अचीविंग। बताइए क्या होगा, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स टू अचीव। देखिए टुवर्ड्स ऑलरेडी एक प्रीपोजिशन है, इसके साथ टू लगाने का तो कोई सेंस नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है, टुवर्ड्स होती है डायरेक्शन, टू होती है प्लेस। ओके, सबसे पहले ये चीज याद रखना, टुवर्ड्स, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर। उसने किसकी तरफ वॉक की, डोर की तरफ वॉक की। ही वॉक्ड टू द डोर, मतलब वो कहाँ चला गया, दरवाजे पर चला गया। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। वो दरवाजे की तरफ गया, वो दरवाजे दरवाजे के पास चला गया, मतलब दरवाजे में चला गया वो, इन द सेंस डोर ओपन कर लिया था उसने। तो दोनों में डिफरेंस है। तो इसमें याद रखना, टू अचीव तो दोबारा से आएगा नहीं, और ये इन्फिनेटिव्स का पार्ट है, आपको ऑलरेडी पता है। सस्टेन्ड ग्रोथ को अचीव करना है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, फोर्थ पार्ट अचीविंग, टुवर्ड्स अचीविंग। तो यहाँ पर आप किसको यूज करोगे, एक इन्फिनेटिव को यूज करोगे, नॉन फाइनाइट को, जो कि V1 ING है। आई होप आपको ये बात क्लियर थी, बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए आगे देखिए, हमारे पास 11th में क्या, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, बहुत इजी सा है। सर्किट, CIRCUIT, करेक्ट। जेन्युइन, GENUINE, करेक्ट। मैनर्स, MANNERS, करेक्ट। और ट्यूशंस, ये रॉन्ग है। ट्यूशंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, TOITION, समझे। तो ट्यूशंस होता है जो आप क्लासेस लेते हो। ट्यूशन बेसिकली जहाँ पर भी आप पढ़ते हो वो ट्यूशन ही है। इसकी प्रोनाउंसिएशन ट्यूशन होती है, याद रखिए, ट्यूशन। तो आगे चले आप, नेक्स्ट देखें, बहुत सिंपल सा वर्ड था, इसका स्पेलिंग तो आप ऑलरेडी गेस कर पाए थे। आगे देखिए, आपके पास आपको एंटोनिम सर्च करना है, वर्ड है रेज। रेज को ना हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, फायर के लिए, ठीक है। जब आग लगा के किसी एरिया को क्लीन कर दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेज्ड। तो आप समझ गए होंगे इसका एंटोनिम क्या होगा। ऑब्वियसली एंटोनिम तो बहुत इजी है, बेल्ट। रेज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म कर देना, समझ गए। रेज का मतलब डिस्ट्रॉय होता है, और अपोजिट क्या हो जाएगा, बेल्ट। बहुत सिंपल सा वर्ड था, आई होप आप इसका मीनिंग गेस कर पाए थे। चलिए आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या, रिटेलिएट। ये भी बहुत इजी वर्ड है, इसका मीनिंग आपको पता होगा, बताइए क्या होगा, रिटेलिएट। इसका सिनोनिम ढूंढना है, देखिए ध्यान से, सिनोनिम पूछा गया है, क्या फैसिलिटेट है, क्या रोटेट है, या क्लैप है, या रिएक्ट है। आप बताइए रिटेलिएट का मतलब क्या होता है। बहुत कॉमन वर्ड है ये, हमने शायद सिनोनिम एंटोनिम के पार्ट में भी किया था, ये भी रिपीटेड है। देखिए रिटेलिएट क्या होता है, रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, जब आप खुद से ना, अब जैसे सपोज करो फाइट चल रही है 2 आर्मीज के बीच में। अब एक आर्मी पर अटैक हुआ तो दूसरी आर्मी अब क्या करेगी, रिटेलिएट करेगी। रिटेलिएट का मतलब क्या करेगी, वो अपने डिफेंसेस अप लेगी, उसके बाद अपना डिसाइड करेगी कि उसने कैसे अटैक करना है, कैसे काउंटर अटैक करना है। तो वो क्या कर रही है, अपना रिएक्शन देगी ना। तो रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, रिएक्शन देना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, रिएक्ट। बात आई इसके बाकी के मीनिंग्स की, क्लैप तो क्लैपिंग वाली सेंस में ही होता है, समझ गए ना। रोटेट, किसी फिगर को रोटेट कर देना, किसी भी थिंग को रोटेट कर देना। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड करना। अब प्रोवाइड किस चीज़ से करना है वो अलग अलग है, मतलब कोई भी फैसिलिटेट, फैसिलिटीज़ को जब देना वो फैसिलिटेट होता है, ठीक है। ये एक वर्ब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, 14th में क्या है, बहुत सिंपल वर्ड है, आपको पता ही होगा। अब जो नेक्स्ट है, ये हमने ईडियम वाले पोर्शन में किया था, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया। तो टू वॉक एमलेसली, इसमें हमने किया था, ये क्या मीनिंग होगा इसका बताइए। इससे सिनोनिम किया था हमने कि जब हम स्लो पेस पर स्टेडी वॉक कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलता है। तो बताइए, एमलेसली वॉक करना मतलब जस्ट वॉक करते रहना, आपको ये नहीं पता कि आपने कहाँ जाना है। क्या वो स्लेदर होता है, क्या वो क्रॉल होता है, क्या वो स्प्रिंट होता है, क्या वो एम्बल होता है। तो अब देखिए, बात करते हैं स्लेदर की। स्लेदर जो होता है ना, ज़्यादातर स्नेक के लिए लगता है।
स्नेक स्लिदरिंग करते हैं ना, समझ गए ना, एक जिगजैग वे में मूव करना, ठीक है। क्रॉल, क्रॉल का मतलब घुटनों के बल चलना। स्प्रिंट, पर फिर भी क्या होता है, क्रॉल में आपके पास डायरेक्शन है, स्प्रिंट तो ऑलरेडी रेस है उसमें भी डायरेक्शन है, और स्नेक जब मूव करता है वो भी अपने डायरेक्शन में मूव करता है। एम्बल क्या होता है, एम्बल ही वो वे है जिसमें हमने क्या करना था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एमलेसली वॉक कर रहे थे, मतलब हमारे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं थी फिर भी हम वॉक कर रहे थे। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा, मतलब जो इसका मीनिंग बनेगा, वन वर्ड जो बनेगा वो क्या है, एम्बल है। 15 देखें, बहुत सिंपल सा था ये। चलिए देखते हैं 15 में क्या पूछा गया। अगेन इसमें क्या है, इसमें आपको अपनी पैसिव वॉइस क्रिएट करनी है। और देखिए क्या है क्वेश्चन, शी हैंडल्स ऑल टास्क्स एफिशिएंटली, वो सभी टास्क को एफिशिएंटली हैंडल कर देती है, हैंडल कर लेती है, मीनिंग सभी टास्क एफिशिएंटली हैंडल हो जाते हैं उससे। सो दैट मीन्स पैसिव वॉइस तो बनेगी प्रेजेंट की, और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हैंडल्स है ना, हैंडल्स क्या है, V1S या ES में से एक, तो वैसे ये S है। तो जब आपको पता है V1S या ES या खाली V1 मिलती है तो उसकी प्लेस पर आप क्या यूज़ करते हैं, इज MR और थर्ड फॉर्म। ज़्यादा सोचने की भी नीड नहीं है। बात हो रही है सभी टास्क की, टास्क प्लूरल होते हैं तो R वाला केस बनेगा, हैव वाले तो पहले रिमूव कर दो, थर्ड और फोर्थ तो होगा नहीं, हैव और वर्क कट गए। ऑप्शंस आपके पास थे फर्स्ट और फोर्थ, यहाँ पर आर के बाद बीइंग था, ये तो होती है कॉन्टिन्यूस की पैसिव वॉइस, पर हमें क्या चाहिए था, हमें तो सिंपल प्रेजेंट की चाहिए। तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। इस सेंटेंस में आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना था, इसका आंसर तो विद इन 5 सेकेंड्स आपको दिख जाता, अगर आप करते तो आपको विद इन 5 सेकेंड्स ईजिली इसका आंसर दिख सकता है। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या, 16 में। 16 में आपके पास वर्ड है मॉडेस्ट, और आपको इसका बताना है एंटोनिम। सबसे पहले थोड़ा सा वर्ड का मीनिंग देख लो। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो घमंडी नहीं है, हर सिचुएशन में नॉर्मल रहता है, हम्बल रहता है, मतलब उसको कभी खुद पर प्राउड नहीं होता। एंटोनिम समझ गए कि एक ऐसा पर्सन जिसको खुद पर घमंड है या प्राउड है। तो बताइए वो क्या होगा, क्या वो अनहैप्पी होगा, क्या वो कंसीटेड होगा, क्या वो सलन होगा, क्या वो ग्लम होगा, बताइए क्या होगा। देखिए क्या होता है, अनहैप्पी तो इसका हो नहीं सकता, ये तो मैं ही रिमूव कर देता हूँ, अनहैप्पी तो है ही नहीं, तो अनहैप्पी तो होगा ही नहीं। अंडरस्टूड। अब बात आई बाकी के मीनिंग्स में क्या है, कंसीटेड है, सलन है, ग्लम है, क्या है बताइए। देखिए ग्लम क्या होता है, ग्लम होता है एक सैड पर्सन, मतलब एक बिल्कुल डिसहार्टेंड पर्सन, मतलब एक ऐसा पर्सन जो सारी होप खो चुका है, होपलेस है, वो होपलेस है, पेसिमिस्टिक है, मतलब बिल्कुल डार्क हो रखा है, डार्क इन द सेंस उसको काफी सैडनेस फील हो रही है, तो वो कैसा है, वो एक ग्लम है, ठीक है, ग्लमी है, ग्लूम भी आता है, ग्लूमी कहते हैं उसको, ठीक है। सलन क्या होता है, सलन एक ऐसा पर्सन है जो क्या होता है, जो ना बैड टेम्पर्ड है, मतलब ऑलवेज एंग्री है वो, उसको छोटी छोटी बात पर भी गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या, वो सलन है। तो आप समझ गए यहाँ पर तो मॉडेस्ट की बात है, मॉडेस्ट में तो प्राउड आना चाहिए। और कंसीटेड क्या होता है, कंसीटेड एक ऐसा पर्सन होता है जो काफी प्राउड है, उसको खुद पर घमंड है, एरोगेंट है वो। तो आप समझ ही गए होंगे इसका मीनिंग, सिनोनिम क्या, सॉरी एंटोनिम क्या बनेगा, कंसीटेड। तो मॉडेस्ट का एंटोनिम क्या है, कंसीटेड, बहुत सिंपल सा था, है ना। चलिए 17 में देखिए हमारे पास क्या अवेलेबल है। 17, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रेथ, इसका क्या करना है, इसका मुझे सिनोनिम मतलब इसका मीनिंग बताना है। तो देखिए क्या है, इन द सेम ब्रेथ, कंफ्यूज मत होना, एक ब्रेथ ये भी होता है, ये लेंथ ब्रेथ वाला ब्रेथ है, ये ब्रेथ है सांस वाला, रेस्पिरेशन वाला। तो इन द सेम ब्रेथ का क्या होगा, ट्राई एंड होल्ड योर ब्रेथ, प्रैक्टिसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, saying two contradictory things at the same time, about to smell, able to smell foul smell। तो बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही होगा कि इन द सेम ब्रेथ का मतलब तो ये नहीं है कि अपनी ब्रेथ को होल्ड करना, किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है ना। अगर मैं इन द सेम ब्रेथ को हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब क्या है, एक सांस में। अब क्या होता है, आप कुछ बोल रहे हो, आपके सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, अगर आपने एक सांस में दोनों ने सेम रिप्लाई दे दिया एक टाइम पर, मतलब दो अपोजिट बातें बोल दी सेम टाइम पर,
तो वो क्या है, वो इन द सेम ब्रेथ है ना, जैसे आपने बोला सामने वाले ने भी वैसे ही रिप्लाई एकदम से दे दिया, एक सांस में रिप्लाई दे दिया, तो उसका मीनिंग क्या है, सेइंग टू थिंग्स विच आर कॉन्ट्राडिक्टरी एट द सेम टाइम। और वैसे भी बाकी के मीनिंग्स देख सकते हो इलॉजिकल मीनिंग से उनका कोई मीनिंग था ही नहीं, तो ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर बनेगा थर्ड वाला। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, है ना। चलिए 18th में देखें क्या है हमारे पास, ऑस्टेंटेशियस। आपको बताना है ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग क्या होता है, सिनोनिम पूछा है आपको, सिनोनिम में बताना है ऑस्टेंटेशियस। तो सबसे पहली बात ये होता है एक एडजेक्टिव, आपको इसका मीनिंग बताने क्या होगा, शोई, टेस्टफुल, क्विक, सडन, बताइए क्या होगा, ऑस्टेंटेनियस, ऑस्टेंटेशियस। तो इसका जो मीनिंग होता है ऑस्टेंटेशियस का, इसका मीनिंग होता है शोई, मतलब एक ऐसा पर्सन जो दिखा रहे कोई चीज़, मतलब एक्सपोज कर रहा है ज़्यादा खुद को। टेस्टफुल होगा नहीं, क्विक होगा नहीं, सडन होगा नहीं, तो करेक्ट इसका सिनोनिम क्या बनेगा, शोई। इसको ऐसा भी कह सकते हो, एक्सपोजिंग, रिवीलिंग, इवेसिव एक सेंस में, ठीक है। अब 19 देखें, 19 में क्या था, तो इसमें आपको इसकी एक्टिव वॉइस बनानी है, पैसिव वॉइस गिवन है, ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम, सरेंडर्ड बाय देम, सॉरी, ऑल वेपन्स वर सरेंडर्ड बाय देम। अब आपको पता है सेकेंड फॉर्म होती है तभी आप वहां पर क्या यूज करते हो, वॉज वर, और थर्ड फॉर्म, मतलब वॉज वर और थर्ड फॉर्म की प्लेस में मुझे कौन सी फॉर्म चूज करनी है, सेकेंड फॉर्म। तो देखिए सेकेंड फॉर्म का है, यहाँ पर हैड V3 है, नहीं चाहिए, आर V1 ING है, नहीं चाहिए, हैव V3 है, नहीं चाहिए, दे सरेंडर्ड ऑल वेपन्स। सो करेक्ट आंसर आपके पास क्लियरली विजिबल था, इसका करेक्ट आंसर है 19 का सेकंड ऑप्शन। बहुत इजी था, आई होप आप इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए थे। चलिए आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या, 20th। इसमें आपको क्या करना है, अंडरलाइन वर्ड है, इसके लिए कुछ सब्सिट्यूट करना है, करेक्शन देनी है। अगर कोई करेक्शन नहीं है तो क्या लिखोगे, नो सब्सिट्यूशन रिक्वायर्ड। तो देखिए आपके पास सेंटेंस क्या है, अ टाइग्रेस हैज गिवन बर्थ टू ए कब इन रणथंबोर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। मतलब एक टाइग्रेस ने बर्थ दिया है एक कब को, एक यंग वन को, जिससे कि जो बिग कैट मतलब जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है, 78। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कहाँ पर 78, रणथम टाइगर रिजर्व में। तो आप बताइए इसमें क्या होगा, हैज गिवन बर्थ की प्लेस पे क्या आना चाहिए, वॉज बर्थड, हैज गिवन बर्थ जो कि सेम ही है, इज गिवन बर्थ क्या वो आएगा, या नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, बताइए क्या होगा। हैज गिवन बर्थ का हैज गिवन बर्थ ही, तो देखिए अब अगर आप इसको देखते हो हैज गिवन बर्थ और हैज गिवन बर्थ ये तो सेम ही है, कोई जरूरत ही नहीं है ना। वॉज बर्थड पैदा हुए थे, नहीं, उसने तो बर्थ किया था, मतलब वो बॉर उसने बर्थ दिया था, तो ये तो होगा नहीं। इज गिवन बर्थ टाइगरेस को बर्थ मिला है, नहीं, तो दैट मीन्स इसकी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, वैसे ही करेक्ट है, उसने बर्थ दिया है और ये एक्शन कंप्लीट है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा, और क्या बनेगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। सेकंड ऑप्शन के लिए हम एक्चुअली यहाँ पर एन नहीं होगा शायद, तो इसको रिमूव कर दो। वैसे भी सेकंड लगाने की कोई बेनिफिट ही नहीं था क्योंकि वो तो वैसे ही गिवन था, तो इसका क्या होगा, नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, है ना, बहुत सिंपल सा था। चलिए हम अपने लास्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनमें क्या पूछा गया है। तो अब लास्ट 5 में आपके पास है कॉम्प्रीहेंशन, इसमें क्या है, द राइज इन इराडी डॉल्फिन डैश इन चिलिका कैन एट्रीब्यूट टू द इविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर्स। अब देखिए द राइज इन इरावडी डॉल्फिन, उनकी क्या है, उनकी किस में राइज हुआ है, नेटिव्स में, इनहेबिटेंट्स में, पॉपुलेशन में, या क्लैन में, आप बताइए क्या होगा। चिलिका में जो उनकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ही है ना, या इनहेबिटेंट्स है। देखिए नेटिव्स क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने वाले लोग, पर्टिकुलर प्लेस पर जो पहले से ही रहते हैं वो नेटिव्स हैं, जो बाहर से आके सेटल होते हैं वो सेटलर्स हैं, ठीक है। इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स क्या होता है, किसी भी एरिया में रहने वाले लोग, उनको रेजिडेंट्स भी बोला जाता है ना। पॉपुलेशन तो उनकी टोटल पॉपुलेशन है, मेल और फीमेल कितने हैं। और क्लैन, क्लैन तो एक ग्रुप होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्लैन एक ग्रुप होता है। पॉपुलेशन, इनहेबिटेंट्स और नेटिव्स। ऑब्वियसली यहाँ पर डॉल्फिन्स की किसकी बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, थर्ड ऑप्शन, बहुत सिंपल सा था, है ना। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ
डैश फिश एनक्लोजर्स। क्या इविक्शन किस चीज़ का, किस चीज़ को हटा रहे हैं? फिश एनक्लोजर्स। कैसे फिश एनक्लोजर्स है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनवारंटेड या इलेजिटिमेट? बताइए क्या होगा। ऑब्वियसली जब हमने उन फिश एनक्लोजर्स को, उन जालों को हटा दिया जो लीगली वे में वहां पे प्लेस नहीं हुए थे, तभी उनकी पॉपुलेशन बढ़ पाई ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इलीगल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है? वो चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, वो तो वैसे भी नहीं है यहाँ पे बात। अनवारंटेड, जिस चीज़ की नीड नहीं थी। वारंट का मतलब क्या होता है? वारंट होते हैं ना, समन्स होते हैं। वारंट का मतलब क्या होता है? कॉल या नीड। जिस चीज़ की नीड नहीं है वो अनवारंटेड थिंग है। इलेजिटिमेट क्या मतलब क्या होता है? जो एक्चुअली ट्रू नहीं है। इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जो सही नहीं है, ठीक नहीं है। लेजिटिमेट होता है जो एक्यूरेट है, लीगल है, सही है। इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जो चीज़ होनी नहीं चाहिए, इलॉजिकल या रॉन्ग है वो। तो इलेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? रॉन्ग। समझ गए? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इलीगल। आगे, आफ्टर thousands of hectares of Chilika Lake were made dash free, were found unobstructed area for movement. अब क्या हुआ? बहुत सारा हेक्टेयर्स, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ इसका जो लेक का जो इतना बड़ा पार्ट था, उसको क्या किया था हमने? इंटरवेंशन फ्री, ट्रेसपास फ्री, कॉन्फिस्केशन फ्री या एनक्रोचमेंट फ्री? बताइए कैसे फ्री किया था? इंटरवेंशन से फ्री किया था, ट्रेसपास से फ्री किया था, कॉन्फिस्केशन से फ्री किया था या एनक्रोचमेंट से फ्री किया था? अब ऑब्वियसली देखो, इंटरवेंशन क्या होता है? बीच में जैसे अब आप कोई चीज गलत कर रहे हो, इंटरवीन करना, किसी को क्या करना, किसी को सही गलत की पहचान करवाना, वो होता है इंटरवेंशन। तो ये तो होगा नहीं, हम उसको सही गलत की पहचान डॉल्फिन को थोड़ी करवा रहे हैं। प्रेस पास, वहां पे बिना परमिशन के जाना अलाउड नहीं है, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं हमने। ट्रेस पास बेसिकली लैंड के लिए होता है, वाटर के अंदर ट्रेस पास ज्यादातर लगता नहीं। कॉन्फिस्केशन, कॉन्फिस्केशन का मतलब क्या होता है? जब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपसे गवर्नमेंट ले ले या कोई अथॉरिटी आपसे ले ले, कॉन्फिस्केट कर ले, मतलब आपसे सीज कर लेना। हमने लैंड तो सीज ही नहीं किया, हमने तो फ्री किया, ये भी नहीं होगा। एनक्रोचमेंट फ्री किया हमने। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या? बिना परमिशन के किसी के एरिया को ऑक्यूपाई करना, वो होता है एनक्रोचमेंट। मतलब किसी की फील्ड में या किसी के एरिया में विदाउट परमिशन जा जाके स्पेस को लेना, वो एनक्रोचमेंट है। और हमने क्या किया था? चिलिका लेक में जो अनवांटेड एनक्लोजर्स लगे थे उनको फ्री किया था ना। वहां पर क्या था? हमने एनक्रोचमेंट कम किया था। लोग आके वहां पर क्या करते थे? जो फिशरमैन थे, जो विदाउट परमिशन इलीगल इनकी फिशिंग कर रहे थे, उनके लिए जो नेट्स थे उनको फ्री करवाया गया था। इससे क्या हुआ? उनको अनऑब्स्ट्रक्टेड एरिया मिल गया मूवमेंट के लिए। डैश ड्यू टू कोविड, डैश ड्यू टू कोविड 19 लॉकडाउन लास्ट ईयर देयर वर कंपैरेटिवली फ्यूअर टूरिस्ट स्पॉट इन चिलिका लेक। तो अब बताइए, नेवरदलेस, वेयरएज, हाउएवर या मोरओवर? एक तो हमने उनकी जमीन को फ्री करवा लिया, मतलब उनका जो इतना एरिया था लेक का वो फ्री करवा दिया। ऊपर से क्या हुआ? कोविड के टाइम पे वहां पे टूरिस्ट बोट्स भी नहीं आई, है ना। ऊपर से एक्स्ट्रा बात हो गई ना। तो इसके लिए जो करेक्ट कंजंक्शन लगेगी वो क्या लगेगी? मोर ओवर। हाउएवर होता है उसके अपोजिट सेंस में, वेराज भी होता है अपोजिट सेंस में, नेवरदलेस होता है फिर भी वाली सेंस में। बट यहाँ पे तो कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है जो वो थ्री सेंसेस निकले। यहाँ पर तो हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो कौन सी सेंस बनेगी? मोर ओवर वाली सेंस। मोर ओवर अब ये हुआ, विच मेड इट डैश फॉर डॉल्फिन्स, विच मेड इट हर्टफुल फॉर डॉल्फिन्स, डिस्टर्बिंग फॉर डॉल्फिन्स, डेट्रीमेंटल या कंड्यूसिव? बताइए क्या होगा। इनसे क्या हुआ था? उनको दुख लगा था? क्या वो डिस्टर्ब हुई थी? क्या उनका डेट्रीमेंटल था, मतलब उनको हार्म हो रहा था? या कंड्यूसिव था, उनके बेटरमेंट के लिए था? ऑब्वियसली उनके बेटरमेंट के लिए था, तो करेक्ट आंसर भी क्या बनेगा? कंड्यूसिव। ध्यान से देख सकते हो, हर्टफुल नेगेटिव है, डिस्टर्बिंग नेगेटिव है, डेट्रीमेंटल फॉर हेल्थ होता है ना, सॉरी डेट्रीमेंटल टू हेल्थ होता है। उसका मीनिंग क्या है? कि ये जो चीज़ है ये आपकी हेल्थ के लिए बुरी है। मतलब डॉल्फिन्स के लिए क्या ये चीज़ बुरी थी कि वहां पर टूरिस्ट बहुत कम आ रहे थे? उन्होंने कौन सा टूरिस्ट से मिलना था? उनके लिए तो बेटर चीज़ थी ये। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? कंड्यूसिव। और इसी के साथ आज का ये जो सेशन है वो यहीं पर एंड होता है। आज हमने देखिए दोबारा से 25 क्वेश्चन कर लिए। ये था आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर जो इंग्लिश का था, पहले दिन ही CGL का। तो देखिए इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, अगर इस पेपर को जज किया जाए ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली पढ़ते हैं ना, तो आपने एक एस्टिमेट तो लगा लिया होगा कि 25 में से मेरे पास कुछ 4 या 5 ये तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो इन्हेंसमेंट के पार्ट से आए थे।
है ना, एयर डिटेक्शन था। उसके बाद 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वोकैबुलरी में सिनोनिम एंटोनिम्स बन रहे थे। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ऐसे थे वो या तो वन वर्ड थे या वो ईडीएम और फ्रेजेस में से थे। बाकी आप देखिए ग्रामर पोर्शन में आपके पास इतना भी है। और आपके पास 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट ऐसे आए थे जो या तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच थी या एक्टिव पैसिव वॉइस थी। तो आप देख सकते हैं कि आपका पेपर ऐसा है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आप ध्यान से भी करेंगे और आप वोकैबुलरी, चाहे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग भी नहीं है बट इतनी है कि आप 1 या 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। अगर बाकी भी वोकैबुलरी में कितना 2 या 3 क्वेश्चन इस सिनोनिम एंटोनिम में अटकेंगे, अगर वो केस भी बनता है कोई इशू नहीं, आप इसमें इजीली 40 to 45 स्कोर कर सकते हो। गिवन कि आप जिस आंसर को चूज कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट है आपके एंड पर, आप उसमें डाउट में नहीं। तो देखिए ये ऐसा आपका पेपर था, आपने इसको अटेम्प्ट करना था। अगर जनरल सेंस में देखा जाता तो ये पेपर 5 to 8 मिनट्स में कंप्लीटली कवर अप हो जाता, कंप्लीट हो जाता, अगर आपके आंसर्स डायरेक्टली आपकी आईज के अहेड थे। तो जैसे आपको करना है वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आंसर्स दिखने लग जाएंगे, और यही हमारी अप्रोच थी। तो आई होप आप मुझे अब बताइए कि आपके आउट ऑफ 25 कितने करेक्ट थे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब मैं मिलूंगा आपका नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे अगली शिफ्ट का पेपर। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय फॉर नाउ। और यहाँ तक आई गया तो अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय फॉर नाउ।